इंदौर पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। डीजीपी ने आसपास के क्षेत्रों का किया निरीक्षण, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिया निर्देश। उज्जैन में नागरिकों ने किया सामूहिक श्रमदान, शहर को नववन बनाने के लिए की पहल, लोगों में लाई जाएगी स्वच्छता के प्रति जागरूकता। गरियाबंद में तेंदुपत्ता के संरक्षण का काम शुरू, इस सीजन में बेसब्री का इंतजार कर रहे लोग। तेंदुपत्ता की तोड़ाई से लोगों को होता है खास लाभ। धार में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 520 पेटी शराब से भरा ट्रक बरामद, शराब से भरे ट्रक को किया गया सीज। और शिवपुरी में डीजे बंद कराने को लेकर हुआ विवाद, 32 साल की युवक को गोली मारकर हत्या, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम भूपेश बघेल कल अंबिकापुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने नारायण चंदेल के बयान पर पलटवार किया। सीएम ने कहा कि नारायण चंदेल अपने नेताओं के संपर्क में पहले रह ले, इसके बाद कांग्रेस के बारे में कुछ बोले। वहीं भर्ती पर सवाल उठाए जाने पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि नारायण चंदेल जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारी अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी है, अगर अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं हो पाती तो हम योजनाएं लागू नहीं कर पाते। इसी के साथ सीएम ने कई मुद्दों पर जवाब दिया। नारायण चंदेल जी पूरे बजट में थे और बजट भाषण में मैंने कहा था 3 राज्य है जहां कर्जा नहीं लिए, उड़ीसा, त्रिपुरा और तीसरा छत्तीसगढ़। हमारी अर्थव्यवस्था इतनी अच्छी है, यदि खराब अर्थव्यवस्था होती तो सारी योजना हम लागू नहीं कर पाते, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, भूमि श्रमिक न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, चाहे अभी बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, इसको हम लागू नहीं कर पाते। और जहाँ तक के तनख्वाह बांटने की बात है तो हम लोगों ने कोरोना काल में भी किसी कर्मचारी का, किसी विभाग के कर्मचारियों का वेतन में कटौती नहीं की, जबकि उस समय देश के 6 राज्यों में 30% की कटौती की गई थी। भारत सरकार ने खुद सांसदों के जो एमपी लेड है उसको 2 साल तक खत्म कर दिया, उनके तनख्वाह 30% कटौती कर दी। तो अर्थव्यवस्था हमारी अच्छी है कि भारत सरकार की अच्छी है। बजरंगबली बोलने में किसी कोई तकलीफ नहीं। तो छत्तीसगढ़ में रामायण कराते हैं, 15 साल इनके राज हुआ, कभी कराए? कभी कौशल्या माता का मंदिर बनवाए, जीर्णोद्धार कराए? श्री नारायण के राज्य में राम की मूर्ति किसने स्थापना की? और पूरे राज्य में हम न केवल रामायण करा रहे हैं, बल्कि जो रामायण समिति है उसको भी 5,000 रुपया हम लोग सम्मान निधि दे रहे हैं। तो ये दोनों को एक न करें। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सीएम रहे कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। वहीं दीपक जोशी के कांग्रेस में जाने पर बीजेपी ने कहा कि दीपक जोशी ने जो वैचारिक अपमान कैलाश जोशी का किया है उसे इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। वहीं बीजेपी ने कहा कि दीपक जोशी जो भी थे वह सिर्फ अपने पिता की वजह से थे, उनकी अपनी कोई जमीन नहीं थी। दीपक जोशी को भी इसका एहसास जल्दी हो जाएगा। बड़े नेता नहीं चले गए, बड़े नेता का पुत्र चला गया और उस पुत्र को ये गलतफहमी हो गई कि उनकी भी अपनी कोई जमीन है। सच्चाई तो ये है कि वो जो कुछ थे कैलाश जोशी जी की पुण्याई के कारण थे, और आज कैलाश जोशी जी का जो अपमान, उनका वैचारिक जो अपमान उन्होंने किया है, उसके लिए इतिहास उनको कभी माफ नहीं करेगा। आज पहले ही दिन जो कैलाश जी के साथ हुआ है कांग्रेस कार्यालय में, वो दुर्भाग्यजनक है। वे तस्वीर लेके गए पिता की, इमोशनल ब्लैकमेलिंग कर रहे थे, लेकिन कमलनाथ जी ने हाथ तक उससे नहीं लगाया। कैलाश जी अछूत नहीं है, कैलाश जी हमारे लिए पूज्य हैं। हम इतनी सारी संतानें उनके विचार प्रवाह को आगे बढ़ाएंगी। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उनका अनुयायी, उनकी संतान है, और दीपक जी को भी उनकी स्थिति का एहसास बहुत जल्दी होगा।
बिलासपुर के प्रेस क्लब में नेतृत्व विहीन पार्टी को दिशा देने का दावा करते हुए अपनी चुनावी रणनीति को मीडिया से साझा करने पहुंचे पार्टी के स्थानीय नेता नीलेश विश्वास मीडिया से ही भिड़ गए। विवाद की वजह यह थी कि किसी मीडियाकर्मी के द्वारा विज्ञापन के बिल का भुगतान लंबे समय से रुके होने की बात कह दी, जिसके बाद राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता ने मीडियाकर्मियों पर रुपए बांटने का आरोप लगा दिया। माननीय शरद पवार जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अपने पद से इस्तीफा दे दिए थे, उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जितने भी पदाधिकारी हैं छत्तीसगढ़ के, वो अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिए। लेकिन अभी 11 बजे और 12 बजे के बीच में जो एक कमेटी गठित की गई थी कि जहां पर राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वीकार करें, अध्यक्ष के इस्तीफा को क्या स्वीकार करें, उस कमेटी के माननीय प्रफुल्ल पटेल जी मुखिया थे, उन्होंने सर्वसम्मति एक निर्णय लिया गया कमेटी द्वारा कि अब माननीय पवार जी के इस्तीफा स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसीलिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बता रहे हैं कि आज माननीय शरद पवार जी पुनः राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए हमने जो नॉमिनेट किया था वो अभी वर्तमान में रहेंगे, क्योंकि इसलिए हम लोग आज यहाँ पे आए हैं। उज्जैन शहर को नंबर 1 बनाने और शहरवासियों में जागरूकता लाने के लिए आज सामूहिक श्रमदान किया गया, जिसमें शहरवासियों ने उत्साह के साथ भाग लिया। वहीं जानकारी देते हुए महापौर मुकेश टटवाल और निगमायुक्त रोशन कुमार सिंह ने बताया कि आज लोगों में स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने के उद्देश्य से श्रमदान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें नगर के अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि और समाज सेवी संस्थाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और प्रेस के माध्यम से शहरवासियों से अपील की गई कि वे अपने घर और प्रतिष्ठान के आसपास ना तो खुद गंदगी फैलाएं और ना औरों को गंदगी फैलाने दें, और जो वस्तुओं का रिसाइकल हो सकता है उनका उपयोग करें ताकि गंदगी कम हो और उनका दोबारा उपयोग किया जा सके। आज स्वच्छता के उद्देश्य से प्लॉग रन का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि शहर के माननीय महापौर जी, निगम अध्यक्ष और सभी अधिकारीगण दोनों के साथ साथ सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जो हमारे नागरिक हैं वो भी इस अभियान से जुड़े हुए हैं। उद्देश्य हमारा ये है उज्जैन शहर को नंबर 1 लाने के लिए पूरे शहर में साफ सफाई और लोगों को ये संदेश देना कि ये कचरा जो उत्पादन हो रहा है उसको हम कम से कम कर सकें, क्योंकि इस बजट में माननीय मोदी जी ने भी सर्कुलर इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट दिया है। उसका ये मतलब है कि जो भी चीज़ें हम बना रहे हैं उनको हम वेस्ट ना करें, पर्यावरण में ऐसे ना छोड़ें, बल्कि उनको रिड्यूस करें, उनको कम करें, रिसाइकिल करें। तो ये एक संदेश देने का पर्पज है कि ये कचरा जो फैला हुआ है प्लास्टिक है, ये हम ही लोगों ने फैलाया है। तो सफाई के साथ साथ हम लोग ये भी संदेश देना चाहते हैं कि कचरा हम कम से कम फैलाएं और लोगों की सहभागिता से निश्चित रूप से हम उज्जैन शहर को नंबर 1 लाने में सफल होंगे। स्वच्छता को लेकर के एक जन जागरण के उद्देश्य से आज आयोजन रखा है कि हमारे सारे शहर के सारे प्रबुद्धजन, हमारे कॉलेज के सारे प्रोफेसर, हमारे नगर पालिका निगम के अधिकारी, हमारे पार्षद साथियों द्वारा और सभी आप लोगों के माध्यम से सारे समाज सेवियों द्वारा ये स्वच्छता को लेकर के हम कितने सतर्क हैं, जागरूक हैं, इसी बात को लेकर के यह आयोजन किया गया है कि ताकि स्वच्छता का संदेश घर घर तक जाए और हम सब लोग मिलकर के हमारे उज्जैन को स्वच्छता में नंबर 1 बनाए। इसी उद्देश्य को लेकर के यह आयोजन किया गया है। अगली खबर इंदौर से है, जहां पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान डीजीपी ने आसपास के क्षेत्रों का निरीक्षण किया और शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। डीजीपी के आदेश के बाद पूरे प्रदेश में पुलिस विभाग ने फ्लैग मार्च निकाला, जिसका उद्देश्य था शहर के गुंडे बदमाशों के अंदर पुलिस का खौफ बना रहे और शहर में शांति व्यवस्था कायम रहे। माननीय डीजी साहब के निर्देश पर जो है समय समय पर जो है वरिष्ठ अधिकारी से लेकर के और आरक्षक तक जो है वो लगातार पैदल भ्रमण करते हैं, और वैसे भी सामान्य दिनों में अपना पुलिस स्टाफ करता ही है बाजारों वगैरह में, लेकिन कभी कभी ऐसे निर्देश रहते हैं जिसके आधार पर वरिष्ठ अधिकारी भी निकलते हैं। तो आज जो है आपके सराफा और राजबाड़ा और उसके आसपास के क्षेत्र में सीपी सर, एडिशनल सीपी और बाकी पूरा स्टाफ जो है पंडियात सराफा थाने का, एसीपी सराफा, इनके साथ जो है पूरे बाजार का भ्रमण किया जा रहा है, और इसका उद्देश्य ये है कि जनसामान्य में सुरक्षा की भावना बनी रहे और जो अपराधी तत्व हैं उनके भीतर एक भय का माहौल बना रहे। सीहोर में एसपी के आदेश पर पुलिस द्वारा पैदल मार्च निकाला गया।
पुलिस अधीक्षक मयंक अवस्थी के आदेश पर शहर के सभी थानों के द्वारा पुलिस ने पैदल मार्च निकाला, जो शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए शहर भ्रमण किया गया। आपको बता दें, जिसका मुख्य उद्देश्य शहर में शांति, अनुशासन बनाए रखना और साथ ही अवैध गतिविधियों को रोकना है। खबरधार से है, जहां जिला आबकारी विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने शराब से भरा ट्रक पकड़ा है, जिसमें तकरीबन 15 लाख की कीमत की 520 पेटी माउंट कैन बियर पकड़ने में सफलता हासिल की गई है। इस बारे में आबकारी विभाग के एडीईओ राजेश जैन ने बताया है कि कल रात जो करीब 1 बजे मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई शुरू हुई, तो आपको बता दें इसमें अवैध विदेशी शराब से भरे ट्रक को पकड़ने में सफलता हासिल की गई है। दिनांक को मुखबिर से सूचना मिली थी, उसके पालन में हम लोगों ने कल रात में 1:30 बजे से कार्रवाई प्रारंभ, मतलब सुबह से कार्रवाई प्रारंभ की और गुणावत पे नाका लगाया। तो एक आयसर वाहन MP09 GE 9128 आता हुआ दिखाई दिया, जिसकी विधिवत तलाशी लेने पर वाहन के पीछे 320 पेटी माउंट 6000 कैन बियर बरामद हुई। थोड़ी देर बाद उसका जो उसमें एक चैम्बर होना भी पाया, उस चैम्बर से भी 200 पेटी माउंट कैन बियर 6000 बरामद हुई। तो इस प्रकार कुल 520 पेटी माउंट कैन बियर बरामद हुई, जो लगभग 6240 बल्क लीटर विदेशी मदिरा बियर होना पाया। कीमत लगभग 15,20,000 और वाहन की कीमत अनुमानित 9 लाख, तो दोनों को मिला के लगभग 24,20,000 रुपए पाई गई। सर, इसमें आरोपी कितने पकड़े हैं? इसमें एक आरोपी पकड़ाया गया है, जो वाहन चालक के साथ में था। वाहन चालक मौके से फरार हो गया है और वाहन मालिक भी आरोपी बनेगा और जहां पे माल जा रहा था वो भी आरोपी बनेगा। खबर शिवपुरी से है, जहां अब्दुल कलाम कॉलोनी में डीजे बंद कराने को लेकर 32 साल के युवक को गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हत्यारे ने अपने बाप की लाइसेंसी बंदूक से गोली मारी है। गोली मारकर आरोपी भागा नहीं, वह अपने ही घर में बैठ गया, जिसे घटनाक्रम के बाद कोतवाली पुलिस ने बंदूक और जिंदा राउंड सहित गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल पुलिस आगे की जांच में जुट गई है। रात में अब्दुल कलाम कॉलोनी में मुकेश और पूरा की गोली मार के हत्या कर दी गई है। ऐसा प्रारंभिक जांच में पता चला है कि उसकी बच्ची का बर्थडे था, तो कोई साउंड सिस्टम वहां बज रहा था, जिसको बंद कराने के लिए वहां पे उसके पड़ोसी योगेंद्र तोमर गए। तो योगेंद्र तोमर ने जब मना किया तो इन लोगों में विवाद हुआ। योगेंद्र भाग के अपने घर आ गया, पीछे से ये लोग भी उसके घर पहुंचे। तो योगेंद्र ने 12 बोर की लाइसेंसी बंदूक से और उसके पिता ने मिलके मुकेश और बूरा की हत्या कर दी। हमने प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है। आगे जो भी विवेचना में तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। आरोपी पुलिस हिरासत में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। रायपुर के पंडित सुंदरलाल शर्मा वार्ड के अंतर्गत भीमनगर में बुद्ध समाज की ओर से गौतम बुद्ध के जन्मोत्सव पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस नेता संदीप तिवारी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि इस गौरवपूर्ण कार्यक्रम में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ, जो कि बहुत ही सौभाग्य का विषय है। वहीं संदीप तिवारी ने बताया कि इसी दिन बौद्ध समाज के प्रवर्तक गौतम बुद्ध जी का जन्म हुआ था। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के द्वारा इस दिवस को त्योहार के रूप में मनाया जाता है। गरियाबंद अंचल में हरे सोने यानी तेंदुपत्ता का संग्रहण कार्य शुरू हो गया है। बता दें कि वनांचल में तेंदुपत्ता की तोड़ाई को ग्रामीण अपनी कमाई का एक ऐसा मुख्य सीजन मानते हैं और सभी लोग इस सीजन का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इसका मुख्य कारण तेंदुपत्ता के तोड़ाई से पैसा तो मिलता है, इसके बाद बोनस की भी राशि, साथ ही इन परिवार के स्कूली बच्चों को मेधावी छात्र के तहत राशि और हितग्राहियों के दुर्घटना और मृत्यु की बीमा राशि का प्रावधान है, जिसके चलते सभी ग्रामीण इस सीजन में तेंदुपत्ता की तोड़ाई के कार्य को करते हैं।
बिलासपुर में पुलिस ने सिलेंडर गोदाम में चोरी के मामले में का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि सिलेंडर गोदाम में 27 अप्रैल को अज्ञात चोरों ने गोदाम की छत तोड़कर 14 घरेलू गैस सिलेंडर, एक व्यावसायिक गैस सिलेंडर और 40 गैस रेगुलेटर चोरी किए थे, जिसके बाद पुलिस ने शिकायत के आधार पर 3 आरोपियों समेत चोरी का सामान बरामद किया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। गैस एजेंसी है, उसमें से उन्होंने बताया कि कुछ सिलेंडर और रेगुलेटर्स की वहां चोरी हुई है। छप्पर को फाड़ करके ऊपर का जो छप्पर रहता है उसको हटा करके चोर घुसे थे। उसमें मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी श्री संतोष सिंह साहब व एडिशनल एसपी सर श्री राहुल देव शर्मा सर ने एक टीम गठित की, जिसमें थाना प्रभारी रतनपुर के सिंह और रतनपुर थाना स्टाफ ने एक टीम बना करके उसमें विवेचना जारी की और मुखबिर के जरिए हमको सूचना मिली कि गड़बड़ के 3 लड़के हैं, जग्गू बैसवाड़, संदीप कश्यप और प्रदीप निर्मलकर, ये लोगों के पास ये सामान है करके। तो हमने जब तस्दीक की इस चीज की तो इन चोरों को पूरे जो चोरी हुए 16 सिलेंडर थे और 40 नग जो गैस रेगुलेटर थे वो साथ में मिले हैं। सरायपाली में महासमुंद पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र सिंह के कुशल मार्गदर्शन में 2 अलग अलग जगहों पर कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बता दें कि पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर कार्रवाई की है। इस दौरान आरोपियों के कब्जे से करोड़ों के गांजा और लग्जरी कार बरामद की है। फिलहाल पुलिस ने तस्करों पर कई धाराओं में मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। ये हमारे द्वारा जैसे कि शासन की मंशा है और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशानुसार अवैध गांजा तस्करी के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जा रहा है और जिसके तहत हमारे जिले के अंतर्राज्यीय सीमा पर 2 स्थायी नाके स्थापित किए गए हैं, जहां पर लगातार चेकिंग चलती रहती है 24 घंटे। इसी तारतम्य में हमारे द्वारा जनवरी माह से अभी तक 8 करोड़ का गांजा जब्त करने में सफलता प्राप्त की है यहाँ की पुलिस ने और कुल गांजा 32 कुंटल 60 किलो और करीब 81 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और 1 करोड़ के वाहनों को भी हमारे द्वारा जब्त किया गया है। और इसी तारतम्य में कल 2 वाहन पकड़े गए हैं और दोनों वाहनों से लगभग 250 किलो गांजा पकड़ा गया है और 5 आरोपी पकड़े गए हैं, जिसमें 2 आरोपी बिहार आरा के रहने वाले हैं और 3 आरोपी महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। इंदौर के महिला थाने में एक पीड़िता ने अपने पति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है कि शादी के कई सालों के बाद पति और ससुराल वालों ने 25 लाख और उससे कार मांगी है। पति पहले अहमदाबाद की एक फार्मा कंपनी में काम करता था और जिसके बाद वह इंदौर के पिथमपुर में नौकरी के लिए आ गया। पीड़िता द्वारा पति और सास ससुर पर आरोप लगाया है कि शादी के बाद लगातार ससुराल वाले उसे परेशान कर रहे थे। वहीं महिला के साथ पति द्वारा गंभीर मारपीट की गई, जिसके चोट के निशान महिला के चेहरे पर दिखाई दे रहे थे। पीड़िता की शिकायत के बाद ससुराल पक्ष के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। देखिए, अमूमन तो ऐसा होता है कि कंप्लेनेंट या पीड़िता अगर अपने पास आती है, क्योंकि पारिवारिक मैटर होते हैं, पति पत्नी, सास ससुर और दीवर और इन्हीं लोगों का आपस में मनमुटाव होता है और सबसे पहले जब वो कंप्लेंट देती है तो अनावेदक पक्ष जो ससुराल पक्ष होता है उनको बुलाते हैं और काउंसलिंग कराते हैं। लेकिन कुछ रेयरेस्ट टू रेयर मैटर ऐसे होते हैं जिसमें मारपीट होती है या कोई ऐसी चीज होती है। कल भी जो मैटर आया और जिसमें FIR हुई है उसमें पीड़िता के साथ मारपीट की, इवन उसका जो छोटा बच्चा है उसके साथ भी बदसलूकी की थी पति ने। और फैमिली वाले जो हैं वो भी पति को सपोर्ट करते हैं, मतलब ससुराल वाले, और उसको समझाते भी नहीं हैं, उसको ये भी नहीं एहसास कराते कि ये जो कर रहा है वो गलत है। उसमें FIR हुई है, मेडिकल हुआ है और अभी इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इंदौर के लसूड़िया थाना क्षेत्र में एक युवती ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। बता दें कि शनिवार को पुलिस ने होटल के एक रूम का दरवाजा तोड़कर युवती के शव को बाहर निकाला। वहीं होटल के रूम में काफी मात्रा में जहर मिला है। फिलहाल पुलिस द्वारा होटल के CCTV फुटेज खंगाले जा रहे हैं। वहीं सदर बाजार क्षेत्र की रहने वाली मृतका ईशा पति संभव जैन की
2 महीने पहले ही शादी हुई थी। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं परिजनों के बयान और अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस आगामी कार्रवाई करेगी। सूर्या थाना क्षेत्र में ग्रैंड होटल पर यहाँ से हमें सूचना मिली थी कि एक महिला ने की डेड बॉडी मिली, तो उसमें हम यहाँ घटनास्थल पे आए। इसके बाद प्राथमिक तौर पे जांच जारी है। बॉडी को हमने अभी पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल रवाना कर दिया गया है और आगे जो भी जांच में आएगा उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है और कहाँ की रहने वाली है? मृतिका यहीं की है, इंदौर की रहने वाली है। उनकी कुछ अपने घर से कुछ देर पहले निकली थी और यहाँ होटल में चेक इन किया था। किसी काम, होटल वालों को ये बोला था कि कुछ काम से करा है और उसके बाद एक दिन बाद ये उनकी बॉडी यहाँ पे मिली। तो इसमें आगे जो भी जांच में आएगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में एक बार फिर महिलाओं को बंधक बनाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया है। आरोपी ने पीड़िता और उसके बच्चे के साथ मारपीट कर दुष्कर्म किया और उसके बाद जान से मारने की धमकी दी। दरअसल पीड़िता के पति ने खजराना पुलिस को शिकायत की थी कि उसकी पत्नी और बच्चे कहीं लापता हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस ने केस दर्ज किया और मामले में जांच पड़ताल की, जिसके बाद मामले का खुलासा करते हुए फिलहाल पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म सहित विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश भी शुरू कर दी है। 4/2023 को पीड़ित हमारे थाने पर आकर गुमशुदगी दर्ज करवाई थी, जिसमें उसने बताया था कि उसकी पत्नी और एक बच्चा दोनों गुम है, जिसके संबंध में थाना पर गुमशुदगी दर्ज की गई थी। बाद कल दिनांक को पीड़ित महिला थाने पर आई और उसने बताया कि एक व्यक्ति सुशील द्वारा उसे रोबोट चौराहे से अपने साथ में ले गया था और उसके साथ एक होटल में रखकर उसके साथ दुष्कर्म किया है, जिसके संबंध में थाना हजा पर रिपोर्ट दर्ज की गई है और आरोपी की तलाश की जा रही है। खबर बिलासपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ में सरकार की तरफ से शराब नीति के अंतर्गत शराब की बिक्री अलग अलग दुकानों के माध्यम से की जा रही है, लेकिन नए वित्तीय वर्ष में छत्तीसगढ़ के सभी बड़े शहरों में शराब संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। जहां शराब की आपूर्ति नहीं होने की वजह से शराब प्रेमियों के बीच निराशा का माहौल है। वहीं छत्तीसगढ़ में शराबियों की सबसे बड़ी संख्या होने के बावजूद उन्हें सरकार की तरफ से बेचे जाने वाली शराब नहीं मिल पाना समझ से परे है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।